हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस लेक्चर सीरीज का चौथा वीडियो करेंगे और इसमें हम लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हेडिंग पड़ी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के मेथड से ग्राफिकल फॉर्म में कैसे उसको प्रूव किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने 2 इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया है और आज हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। पहले वाले लेक्चर में मैंने फ्रेंड्स बताया था कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो क्षेत्रफल जब निकाला जाता है तो हम लोगों को डिस्टेंस देता है, यानी वेग और समय के ग्राफ का जो एरिया क्षेत्रफल होता है वो हमेशा दूरी बताता है। इसको मैंने प्रूव भी किया था। मैं एक बार इसको फिर से प्रूव करूँगा आज, ताकि एकदम स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये तीनों जो नियम है वो इसी ग्राफ पे बेस्ड हैं। तो हो सकता है कि उस दिन मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया हो, तो आज आप लोग इसको आराम से देखिएगा कि कैसे वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होता है वो हम लोगों को डिस्टेंस देता है। तो पहले वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया का हम लोग क्या कर्व बनाएंगे, और इसमें हम लोग फ्रेंड्स एक समान वेलोसिटी और रेखीय गति के लिए ग्राफ बना रहे हैं। यानी कि वेलोसिटी कैसी है, एक समान वेलोसिटी है और एक रेखीय पथ पे वो चल रही है, मतलब उसकी जो गति की जो रेखा होगी वो एकदम सीधी होगी। यानी कि और एक समान गति का मतलब बराबर समय अंतरालों में उसका जो वेलोसिटी होगा वो बराबर बराबर होगा, या बराबर बराबर, जैसे कि एक समान, जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक समान स्पीड क्या होती है, बराबर समय अंतरालों में अगर कोई वस्तु बराबर बराबर दूरियां तय करती है तो वो एक समान गति से गतिमान है। उसी तरह से एक समान वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु किसी दिए गए समय अंतराल में एक ही स्पीड से एक ही वेलोसिटी से चल रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तभी तो वो हर समय अंतराल के बाद उतनी ही दूरी तय करेगी। अगर उसकी स्पीड बराबर समय अंतरालों में बदल जाएगी फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव करेगी। अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि उसकी जो वेलोसिटी बराबर समय अंतरालों में बराबर बराबर रूप से परिवर्तन हो, तो वो एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का ग्राफ होगा। हम लोगों को यहाँ एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का ग्राफ नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है एक समान वेग से चलने वाली वस्तु का ग्राफ। तो एक समान वेग से चलने वाली वस्तु का ग्राफ यानी कि एक ऐसी वस्तु जो एक ही वेग से पूरी यात्रा के दौरान गतिमान हो, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, चलिए बना के देखते हैं। हम लोग पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी को रखेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होगी और यहाँ पे टाइम जो हम लोगों का होगा वो सेकेंड में होगा। उसके बाद हम लोग प्लॉटिंग शुरू करते हैं। ये मान लीजिए 5वां सेकेंड है हमारा, ये हमारा 10वां सेकेंड है, ये हमारा 15वां सेकेंड है और ये हमारा 20वां सेकेंड है। आप लोग साथ साथ पढ़ते वक्त कॉपी पे आप लोग बनाया करिएगा ये ग्राफ। मैं नीचे 5, 10, 15 और 20 लिखा हूँ, मैंने 5-5 के अंतराल पे लिया है ये सब। तो अब बनाते हैं वेलोसिटी। मान लीजिए यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, एक समान वेलोसिटी उसने शुरू किया और मान लेते हैं कि 15 सेकेंड तक वो गतिमान रही। ठीक, तो मैंने बताया था कि एक समान वेग से चलने वाली जो गाड़ी होती है उसकी वेग पूरी यात्रा के दौरान समान रहती है। तो अगर हम लोग मान के चले कि उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी, तो वो इसी वेलोसिटी के साथ अगले 15 सेकेंड तक चलेगी पूरी यात्रा तक। मान लीजिए कि यहाँ से उसने शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी तो बदलेगी नहीं। तो जो हमारा वाई एक्सिस पे
जो भी ग्राफ होगा वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, उसकी पोजीशंस केवल एक्स एक्सिस पे चेंज होगी, क्योंकि यहाँ केवल समय बदल रहा है, वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसका ग्राफ अगर 15 सेकेंड तक के लिए हम लोग लेते हैं तो कुछ ऐसा होगा, यानी एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेलोसिटी वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा देता है जिसकी ऊंचाई बराबर होती है। तो अगर 15 सेकेंड तक गतिमान वो वस्तु है तो उसके द्वारा बनाया गया ग्राफ ऐसा होगा। अब इस ग्राफ के नीचे का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये एरिया हमको डिस्टेंस देता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये देखेंगे, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, आयत, और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ, लेंथ क्या है, अगर हम लोग इसको ओ मान लें और इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, ठीक, तो हमारा लेंथ है ओ बी और ब्रेथ है ओ ए, तो हम लोग ओ ए इंटू ओ बी, यही होगा आयत का एरिया। एरिया को हम डेल्टा से दिखाते हैं, दिस इज इक्वल टू ओ इंटू ए फिर इंटू ओ बी, ठीक, ओ ए इंटू ओ बी। आगे बढ़ता है, ओ ए कितना है, ये देखिए ओ ए यानी 30, जीरो से हम लोग कहाँ पहुँचे हैं 30 पे, तो ओ ए हमारा हो गया यहाँ पे 30, तो इसको हम लोग रख दिए 30 इंटू ओ बी कितना हुआ 15 सेकेंड, टाइम ग्राफ पे उसने कितना मूव किया 15 सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 450, ये ग्राफ का क्षेत्रफल हुआ। और अब हम लोग फार्मूले का प्रयोग करके देखेंगे कि अगर कोई वस्तु 30 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से 15 सेकंड तक गति करती है तो उसके द्वारा दूरी कितनी तय की जाती है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं कि अगर वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दूरी निकलती है, v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब चाल वाला, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो अगर दूरी पता करनी हो तो समय इंटू चाल, और यहाँ वेलोसिटी की बात की जा रही है तो यहाँ पे स्पीड ना होके वेलोसिटी हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पे एस वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और टाइम, टाइम हमारा 15 सेकेंड लगा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखिए वही इक्वेशन आ रहा है, यहाँ पे भी हम लोग को कितना मिलेगा 450, एस इज इक्वल टू 450 मीटर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रूव कर लिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमेशा डिस्टेंस देता है। इसी ग्राफ को यूज करके गति के हमने सभी समीकरणों को प्रूव किया है, दो प्रूव किया है, एक अभी बाकी है, उसको आज हम लोग अब चलते हैं उसको प्रूव करते हैं। तो पहले वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हम लोग बनाएंगे, उससे पहले एक बार वो इक्वेशन लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या 2as प्लस यू स्क्वायर, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब ग्राफिकल मेथड से इसको प्रूव करते हैं। पहले वेलोसिटी और ये टाइम,
का ग्राफ जो मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था सेम वही ग्राफ रहेगा। हमने यहाँ से शुरू किया था, एक प्रारंभिक वेलोसिटी ली थी जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, u बोला था, और इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को b। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी थी, u, अंतिम वेलोसिटी u है, ये u है, ये अंतिम वेलोसिटी हमारी है v। पॉइंट b पे वेलोसिटी v है और पॉइंट u पे a पे वेलोसिटी हमारी u है। इस पूरी यात्रा के दौरान वो एक समान त्वरण से गतिमान है और उसका त्वरण कितना है, a है, a त्वरण से गतिमान है वो वस्तु। प्रारंभिक वेलोसिटी u से शुरू करता है और पॉइंट b पे जब पहुंचता है तो उसकी अंतिम वेलोसिटी v हो गई होती है और पूरी यात्रा के दौरान उसका त्वरण a रहता है। इसको हम लोग O पॉइंट मानते हैं। दोनों ही एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ से ये और यहाँ से ये A हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, और यहाँ से इसको मिला दें और इस पे दे देते हैं E। अब ये हमारा U है और यहाँ से यहाँ तक टोटल V होगा क्योंकि ये वेलोसिटी का ग्राफ है। तो जहाँ से ग्राफ्स बनना शुरू हुआ है वहाँ पे हम मान लेते हैं कि u वेलोसिटी है और अंतिम जब यात्रा इसकी ख़त्म हुई है वहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है। तो ये जो y एक्सिस पे इस ग्राफ की जो डिस्टेंस होगी वो v होगी पॉइंट b पे, और y ही एक्सिस पे ग्राफ की जो डिस्टेंस होगी वो u होगी। अब हम लोग इसके नीचे का एरिया निकालेंगे। इसके नीचे का एरिया कितना है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ इसको शेडेड रीजन, वही इसके नीचे का एरिया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज ओ ए डी सी, ओ ए डी सी समलम चतुर्भुज है। और समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू दोनों ही समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे समांतर भुजाएं दोनों कौन सी हैं, ओ ए किसके समांतर है, डी सी, अरे बी सी के समांतर, ओ ए समांतर है बी सी के। तो इन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पूरा फार्मूला। और ये एरिया हमको क्या देगा, डिस्टेंस को s से दिखाते हैं, यानी s दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए प्लस ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू दोनों ही समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, ओ सी लीजिए या तो ओ ई लीजिए, दोनों में से कोई भी, हम ओ सी ले लेते हैं। और ये ओ सी क्या है हमारा, ये टाइम ग्राफ पे प्लॉट किया गया टाइम है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था यहाँ पे टी टाइम लगता है पूरी यात्रा को कवर करने में, तो ओ सी इज इक्वल टू टी। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद हमारा प्रूव हो जाएगा। तो s दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए को एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं है क्या, ये है हमारा ओ ए इज इक्वल टू यू, ओ ए इज इक्वल टू यू, और बी सी इज इक्वल टू भी। इन दोनों वैल्यू को ही हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ओ ए इज इक्वल टू यू और बी सी इज इक्वल टू वी। ओ सी हमारा टी है तो इसकी जगह पे टी रखेंगे। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया s
इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। यू प्लस वी के नीचे मैंने 2 को ले लिया और टी इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है। अब फ्रेंड्स टी थर्ड इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें आप लोगों को समय कहीं भी दिखाई नहीं देगा, टी आपको नहीं मिलेगा। यानी कि इस टी को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। टी को किसके टर्म में हटाना पड़ेगा? वहाँ पे क्या लिखा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि एक्सेलरेशन। और अभी तक इस इक्वेशन में कहीं भी एक्सेलरेशन आया नहीं है। तो जब हम लोग इस टी को रिप्लेस करेंगे तो एक्सीलरेशन यानी त्वरण के टर्म में रिप्लेस करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। फ्रेंड्स फर्स्ट लॉ ऑफ जो इक्वेशन मैंने प्रूव किया था, गति का जो पहला समीकरण था वो क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से हम लोग t को फाइंड करेंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो u को पहले इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। और ये हो गया हमारा v माइनस यू। टी को पक्षांतर करके दूसरे साइड लाएंगे तो ये इसको क्या कर देगा, डिवाइड करेगा, और इज इक्वल टू यू। लेकिन हमको क्या निकालना है, टी निकालना है। तो हम लोग टी को इधर ना लाके किसको लाएंगे, ए को लाएंगे। ये कितना है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, और टी फाइंड करना है तो टी को इधर ही रहने देंगे, ए को लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। ये हमको t मिल गया v u और a के टर्म्स में। अब इस t की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो इक्वेशन हमारा फर्स्ट जो था वो था s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, और टी की जगह पर अभी हम लोगों ने निकाला है v माइनस यू अपॉन ए। फिर से इसको ऊपर करते हैं। ये a जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे होगा u प्लस v एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन 2a। एस u प्लस वी को हम लोग फ्रेंड्स लिख लेते हैं v प्लस यू, और ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन 2a। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रसार है। अगर v को हम लोग a मान लें और u को b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब 2a को s से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर ले जाके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a इंटू एस, 2a इंटू एस दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाते हैं,
तो हमको पूरा अपना इक्वेशन देखने लगेगा। यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस में प्लस 2as पहले से है इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और ये हम लोगों का प्रूव हो गया कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो यहाँ तक हमारा था मोशन का कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट एक समान गति के लिए और रेखीय गति के लिए प्रूव किए। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर मोशन के लिए है। जब कोई वस्तु एक रेखा में गति कर रही हो, अगर वो सर्कुलर गति कर रही है, किसी वृत्तीय पथ पे गति कर रही है, तो उसके लिए ये सारे इक्वेशन हम लोगों का मान्य नहीं है। केवल ये एक समान गति और एक रेखीय गति के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं। वृत्तीय गति, अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, यानी वृत्त किसको कहते हैं हम लोग, अगर कोई वस्तु इस प्रकार से डिस्टेंस तय कर रही है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से दूरी सदैव निश्चित रहती है, तो उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एक पॉइंट हो गया और इससे उस वस्तु की पूरी यात्रा के दौरान दूरी समान रहती है। तो यहाँ से अगर ये ड्रॉ करें और जिस पथ जो पॉइंट मैंने लिया है उसको अगर हम लोग सेंटर मान लें, तो सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है कि वो उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान रही है, यानी कि वो एक वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है। और हम लोग एक समान गति से गतिमान वृत्ताकार पथ पे गति करती हुई वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। यानी पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी, एक समान रहेगी, उसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा बदलती रहेगी। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो उसकी वेग जो है वो बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है, दिशा बदलती रहती है। और अगर वेग में दिशा भी बदल रही है तो वेग परिवर्तन हो रहा है। यहाँ अगर इस पॉइंट पे हम माने तो इसकी दिशा ऐसे है, इस पॉइंट पे माने तो इसकी दिशा ये वाले पॉइंट पे ऐसे है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो ये वाले पे इस साइड डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे देखें तो ये वाला यहाँ डायरेक्शन है। तो वृत्ताकार पथ पे गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तित होता रहता है। वेग का परिमाण भले परिवर्तित हो या ना हो, लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। तो इसलिए वृत्ताकार पथ पे कोई भी गतिमान वस्तु एक वेग से कभी भी गतिमान नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा हमेशा बदलती रहेगी। अगर मान लीजिए उसने इस पे गति करते हुए उसके वेग का परिमाण, ध्यान रखिएगा परिमाण, दिशा नहीं, दिशा बदल जाएगी। अगर उस वेग का परिमाण पूरी यात्रा के दौरान v है, यानी v वेग से वो इस पूरी यात्रा को तय कर रही है। अगर उसने पॉइंट A से चलना शुरू किया v वेलोसिटी के साथ, प्रारंभिक वेलोसिटी का परिमाण उसका v था, और फिर वो पूरा एक चक्कर काट के A पे ही आ गई, तो हम लोग का वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। और इस पूरी यात्रा को करने में उसको मान लीजिए t समय लगा, तो पहले तो पूरा इसका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस यानी कि सर्कल का सरकमफरेंस, परिधि 2 पाई r। अगर r इसका रेडियस हो तो वृत्त के परिधि का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई r। तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई r, और इस पूरी यात्रा को तय करने में उसको t समय लगा है, तो t, और यही उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो वृत्ताकार गति में कोई भी वस्तु
एक समान वेलोसिटी से गतिमान नहीं होती, क्योंकि उसका दिशा हमेशा बदलता रहता है। तो ये हम लोग को यहाँ पे पढ़ना था। उसके बाद फ्रेंड्स, अब जो हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है वो है संवेग। मैंने बल पढ़ा दिया था। बल के बाद गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम मैंने बता दिया था। उसी के अंतर्गत हम लोगों को संवेग पढ़ना था। तो अब हम लोग संवेग पढ़ेंगे। तो पहले एक हेडिंग डालते हैं, संवेग। संवेग यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? तो आइए हम लोग इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रोड पे देखा होगा, जब कोई ट्रक खड़ी होती है, केवल खड़ी होती है, अगर कोई उसके आसपास हो या उससे आके थोड़ा सा अगर कोई टकरा भी जाए या उसके सामने भी खड़ा हो जाए, उससे चिपक के भी खड़ा हो जाए, तो वो ट्रक उस पर अपना कोई प्रभाव दिखा नहीं पाती। उससे हम लोग को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग आते हैं आराम से, ट्रक खड़ी है, पास से निकल जाते हैं। हम लोग परेशानी कब होती है? जब वो ट्रक गतिमान होती है। अगर वो बहुत स्लो स्पीड, मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से भी चल रही है धीरे धीरे, तभी भी हम लोग उसके अगर सामने आ जाएंगे और उस ट्रक से अगर हमको धक्का लग जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोग के ऊपर पड़ता है। उसी तरह से जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रक की वेलोसिटी केवल 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर भी हम लोग उससे क्या हो जाएंगे? घायल हो जाएंगे। वही एक बंदूक से निकली हुई गोली, जिसकी वेट जो होता है, जिसका मास जो होता है, वो केवल कुछ ग्राम का होता है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी को लगती है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? या तो घायल हो जाता है और या फिर डेथ हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि किसी भी वस्तु में उसके द्वारा किया गया प्रभाव किसी अन्य वस्तु पे, उसके मास और उसके वेग, मास यानी कि उसके द्रव्यमान और उसमें कितनी वेलोसिटी है, उसका वेग कितना है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ट्रक वाले केस में वेलोसिटी कम है, लेकिन मास बढ़ने के कारण, द्रव्यमान बढ़ने के कारण, ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ हम लोग अगर बंदूक और गोली वाले केस में देखें तो गोली का जो द्रव्यमान है वो तो बहुत कम है, लेकिन गोली जब बंदूक से निकलती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका इम्पैक्ट जब किसी को जाके लगती है तो वो घायल हो जाता है। यानी कि कोई ऐसी राशि है जो द्रव्यमान और वेग दोनों पे ही डिपेंड करती है, और न्यूटन ने इसी राशि को संवेग कहा। और उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु का संवेग, संवेग का मतलब कि वो किसी सामने वाली वस्तु से टकराने के बाद उस पर क्या इम्पैक्ट पैदा करेगी, उस पर क्या प्रभाव डालेगी, वो डिपेंड करेगा कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है और उस वस्तु का वेलोसिटी कितनी है। तो संवेग को हम लोग पी से दिखाते हैं, पी। और वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान यानी कि मास और वेग यानी कि v। तो p इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू v, जिसको हम लोग संवेग कहते हैं। संवेग किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु पे डाले गए प्रभाव को दिखाता है कि अगर वो वस्तु उस वस्तु से जाके टकराएगी तो उस पर कितना प्रभाव डालेगी। ये हम लोग को पता चलता है संवेग से। जैसे कि जब हम लोग क्रिकेट मैच में ही देखते हैं कि कोई फील्डर अगर कैच पकड़ता है, जैसे ही कैच पकड़ता है बॉल से ऊपर की तरफ, तो उसके हाथ में चोट लगती है।
अगर उसकी वेलोसिटी धीरे है, बॉल को अगर धीरे से मारा गया और एक हल्का सा कैच स्लिप में, जैसे स्लिप में अगर कैच गया तो वो धीरे होती है वेलोसिटी बॉल की उस समय, तो उस समय चोट लगती नहीं। लेकिन अगर किसी बैट्समैन ने बहुत तेज़ी से हिट किया और अचानक से फील्डर ने उसको कैच कर लिया तो वहाँ पे उस फील्डर के हाथ में चोट लगती है। क्यों? क्योंकि बॉल जब स्लिप में गई थी तो वहाँ पे वेलोसिटी धीरे थी, तो उसका जो इम्पैक्ट हुआ उसके हाथों पे वो कम रहा, उसका प्रभाव जो पड़ा वो कम रहा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कम हो गया। अगर P इज़ इक्वल टू एम पी में V को कम कर दिया जाए तो P की वैल्यू अपने आप बदल जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर V की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो P की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और मास पे भी डिपेंड करती है, लेकिन बॉल का मास सेम रहता है इस एग्जांपल में। तो केवल किस पे डिपेंड करेगा? मोमेंटम, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो मोमेंटम का मतलब होता है इम्पैक्ट, प्रभाव। और मोमेंटम का फार्मूला होता है P दिस इज इक्वल टू M इंटू V। अब फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्रिकेट के मैदान में देखा होगा कि अगर कोई खिलाड़ी किसी कैच को पकड़ता है तो वो उस कैच को लेने के बाद उस बॉल को पीछे की तरफ खींचता है। कैच पकड़ने के बाद हाथ को अपने पीछे की तरफ ले आता है। मतलब बॉल की जो वेलोसिटी है वो अगर आप अचानक से उसको पकड़ के धीरे करेंगे तो आप पे उस पे ज़्यादा चोट लगेगा। लेकिन अगर उसको पकड़ने के बाद थोड़ा पीछे ले जाएंगे, यानी कि उस वेलोसिटी को ज़ीरो होने में थोड़ा समय देंगे आप, तो उसके मोमेंटम का इम्पैक्ट उस पर कम पड़ेगा, उसको धीरे चोट आएगी। इसीलिए जब भी कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तेज़ी से तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। पीछे की तरफ खींचने का मतलब उसने उस वेलोसिटी को ज़ीरो होने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय दिया। और अगर अचानक से पकड़ ले, पीछे हाथ में ले जाए तो उसको क्या लगेगी? चोट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी जब ज़ीरो हुई उसके लिए बहुत ही कम समय था। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितने समय के लिए हमारा मोमेंटम बदल रहा है। अगर हम लोगों ने अपने मोमेंटम को चेंज करने के लिए ज़्यादा समय लिया है तो उसका इम्पैक्ट कम रहेगा। और तुरंत से अगर जीरो कर दिया मोमेंटम को, वेलोसिटी जीरो हो गई यानी कि मोमेंटम भी जीरो हो गया, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। उसी तरह से अगर हम लोग किसी गाड़ी को दो लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं जो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अगर आप लोग झटके से उसको धक्का देंगे तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ समय तक उसको धक्का देते रहे तो उसमें क्या होगा? गति स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही गति स्टार्ट हुई उसको एक वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी मिली तो मास तो पहले से ही उसमें है, तो उसका एक मोमेंटम भी होगा। यानी कि किसी भी वस्तु पे जो हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं वो उसके मोमेंटम को बदल देता है। और किस तरह से बदलता है? जिस तरह से उसके मोमेंटम में परिवर्तन होता है टाइम के साथ, वो किसके बराबर होता है? उस फोर्स के बराबर। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इसी थ्योरी के साथ प्रूव करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग के दर में परिवर्तन उस वस्तु पे लगाए गए असंतुलित बल के बराबर होता है। ये हमारा गति का दूसरा नियम है, जिसको हम लोगों ने F इज इक्वल टू एम ए के रूप में पढ़ा था। यहाँ पे ये जो फोर्स है वो A और M दोनों पे डिपेंड है। तो ये इक्वेशन कहाँ से आया उसको हम लोग आज मोमेंटम की सहायता से प्रूव करेंगे। तो प्रूव करते हैं मोमेंटम की सहायता से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। अगर कोई वस्तु प्रारंभिक वेलोसिटी u से गतिमान है और एक समान त्वरण से गति करते हुए उसकी अंतिम वेलोसिटी v हो जाती है, यानी u से वो v पे पहुंच जाती है, तो पहले उसकी मोमेंटम कितनी थी? p
जब उसने यात्रा शुरू किया तो m इंटू यू, अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो, अब उसका मोमेंटम कितना हो गया, p m इंटू भी। ठीक, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों पहले मोमेंटम में से दूसरे मोमेंटम को अगर हम लोग घटा देंगे तो चेंज इन मोमेंटम, यानी कि हम लोगों को संवेग में कितना परिवर्तन हुआ ये पता चल जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू एम वी और P2 इज इक्वल टू सॉरी P1 इज इक्वल टू एम यू और P2 इज इक्वल टू एम वी। अब हम लोग इसको करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते, यानी मोमेंटम में कितना परिवर्तन हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, P2 माइनस P1, और ये कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब यहाँ चेंज, कितना परिवर्तन हुआ। तो ये हमारा था एम भी माइनस एम यू, यह है डेल्टा पी। एम दोनों में है तो एम को हम लोग बाहर रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा v और यहाँ पे हो जाएगा u इज इक्वल टू डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेकेंड इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी किस दर से मोमेंटम परिवर्तन हो रहा है, यानी कितने समय में उस मोमेंटम में परिवर्तन हुआ, यानी कि P1 मोमेंटम से P2 मोमेंटम आने में उसको कितना समय लगा। अगर हम लोग उसको t मान लें और t से इस दोनों के बीच के अंतर को, P1 और P2 के बीच के अंतर को डिवाइड कर दे तो हमको पता चल जाएगा किस दर से संवेग में परिवर्तन हो रहा है, और वो किसके समानुपाती होता है, फोर्स के बराबर, उस पर लगे हुए अनबैलेंस फोर्स के बराबर। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस पूरे परिवर्तन को करने में हमको t समय लगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी u से v पहुंचने में t समय लगता है। तो t से इसको डिवाइड कर देंगे तो मोमेंटम के परिवर्तन की दर हमको पता हो जाएगी, और मोमेंटम के परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगाए गए असंतुलित बल के बराबर होती है। यही हम लोगों का गति का दूसरा नियम बताता है। तो डेल्टा p को t से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि m यहाँ पे v माइनस यू अपॉन क्या हो जाए t, और ये किसके समानुपाती होता है, तो F, यानी कि उस पे लगने वाले असंतुलित बल के। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे F, इसके समानुपाती होगा m भी माइनस यू अपॉन टी। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो u माइनस वी अपॉन टी ये इज इक्वल टू होता है a के। कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v माइनस यू दिस इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ से a हो जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। तो जहाँ v माइनस यू अपॉन टी है उसकी जगह पे हम लोग a रख देंगे। तो यहाँ से हमारा f प्रोपोर्शनल टू m, ये इज इक्वल टू अभी नहीं रहेगा m, और v माइनस यू अपॉन a के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, a। तो ये हमको आएगा f प्रोपोर्शनल है m इंटू a, और जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो f इज इक्वल टू, जैसे ही करेंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट k m इंटू a, उसके बाद अगर
वस्तु का द्रव्यमान 1 यूनिट है और उसमें उत्पन्न किया गया त्वरण भी 1 यूनिट है और उस पे लगने वाला फोर्स भी 1 यूनिट है, यानी ये भी 1 यूनिट है, यहाँ पे ये के है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू पता कर लेंगे। ये भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ से k इज इक्वल टू 1 और इस 1 को इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m इंटू ए। 1 से ma में मल्टीप्लाई करेंगे तो ma ही रहेगा, तो f इज इक्वल टू m इंटू ए। और ये हमारे गति का जो दूसरा नियम था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, वो प्रूव हो गया। जब भी हमको कांस्टेंट फाइंड करना रहता है तो हम लोग बाकी बची सारी यूनिट को 1 मान लेते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आती है वही हमारे कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे सबको 1 लेंगे तो 1 आएगा k की वैल्यू, तो k की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। f दिस इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे हमारा गति का दूसरा नियम सिद्ध हो गया। और इसके बाद की बातें हम लोग कल करेंगे फ्रेंड्स, आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके आगे का लेक्चर कल मिलेगा। धन्यवाद।